नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 का अगला पाठ करने जा रहे हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक है और इस पाठ्य पुस्तक का जो अगला पाठ है 5वां वो हम करने जा रहे हैं। और 5वां जो पाठ है बहुत ही बेहतरीन पाठ है और इस पाठ के बारे में ये कहा जाए कि इस पाठ को पढ़ करके आपको पुरानी बातों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो ये जो पाठ है इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी किसे कहते हैं? चिट्ठी का अर्थ होता है कि कागज़ पर अपने विचारों को लिख करके किसी को भेजना। और अब जब हम किसी के कागज़ पे लिखे हुए विचारों को, संदेशों को पढ़ते हैं और जो कागज़ होता है जिस पे लिखा गया होता है उसको हम चिट्ठी कहते हैं। तो ये जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो चिट्ठियों के बारे में ये माना जाता है कि ये बहुत पुरानी परंपरा रही है चिट्ठी लिखने की। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। एसएमएस चल पड़ा है, मोबाइल जो है और इंटरनेट जो है, बहुत सारी ऐसे जो संचार के साधन आ गए हैं। संचार का अर्थ होता है कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को संचार कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम इस पाठ को करने जा रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। चिट्ठी या पत्र एक ही बात है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम किसे कहा गया है? जो इस समय जो सबसे नया हो। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस यानी कि लघु संदेश सेवा होती है। एसएमएस एक लघु संदेश सेवा जिसको हिंदी में कहते हैं, एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी का मतलब बेजोड़, बहुत अलग से अनूठी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, देखिए अलग अलग भाषा में पत्रों को, चिट्ठियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उनके भाव जो हैं सभी जगह एक जैसे हैं। तो उर्दू में जो है पत्र को क्या कहते हैं, चिट्ठी को क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। यहाँ याद रखने योग्य बात है कि पत्र को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। मैं पुनः दोहरान कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम जाबू या लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर का मतलब होता है संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा में नहीं होता सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ये जो पत्र कैसे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने पत्र लिखना है अपने बहन को, भाई को, माता को, पिता को, तो वो क्या है कि पत्र को लिखता है और डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं उसमें उसको डाल देता है। तो वहाँ से उसको निकाला जाता है और उसके एड्रेस, पता जो लिखा होता है उस गंतव्य तक पहुँचाने के लिए उसको भिजवाया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। देखिए आज बहुत सारे आधुनिक जो है संचार के साधन आ गए हैं, जैसे चाहे व्हाट्सएप हो, मोबाइल हो, एसएमएस हो, तमाम तरह के। लेकिन पत्रों की अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, पत्रों का चलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ पत्र जो है, चिट्ठियाँ जो है डाक में डाली जाती है, कि जो यह साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं।
वास्तव में पत्र अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, जिसको रनर्स कहा जाता था, हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे किसे कहते हैं? जो क्या है कि हरकारे होते थे पहले, जो पत्र को लेकर के जाते थे और वो तेज दौड़ते हो जाते थे और वो पत्र गंतव्य तक उसको पहुंचाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। संवाद का मतलब होता है बातचीत, अपनी बात जो है उसको पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है, क्योंकि वास्तव में जो है पत्र लेखन एक कला है और इस कला को सीखने के लिए इसको पाठ्यक्रमों में भी शामिल कर लिया गया है। जैसे आपके विषय होते हैं हिंदी वगैरह, इस तरह से इसको भी पाठ्यक्रम बनाया गया है कि पत्र लेखन की कला जो है उसको सिखाने के लिए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती का मतलब होता है ग्रामीण अंचल जो है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि व्यापार में चिट्ठियों का, डाक का जो है बहुत बड़ा महत्व है, पत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार जिसने इंतज़ार न किया हो। बेसब्री का मतलब होता है बेचैनी से। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी कि मिसाल मैंने होता है उदाहरण, उसका कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि सैनिकों के पास जो है चिट्ठियाँ पहुँचती है और सैनिक जो है अलग अलग जगह होते हैं, बहुत दूर दराज होते हैं, सीमाओं पे रक्षा के लिए लगे होते हैं, तो वहाँ जो है चिट्ठियाँ उनकी पहुँचती है तो वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। दूरी घटाने का अर्थ है कि परिवहन के साधन जो है बहुत गतिशील हो गए हैं। परिवहन का मतलब होता है एक दूसरे जगह जाने के लिए जो साधन है उनको परिवहन के साधन कहा जाता है। तो पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, यानी कि अपनी बातचीत पहुंचाने का जो साधन क्या थी, चिट्ठी होती थी। एक इकलौता साधन, ये एकमात्र साधन था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। सहज और संजोकर मैंने होता है संभाल कर रखना, संजो कर रखना। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी मैंने होता है परिश्रम करने वाले, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मैंने होता है खोज, ये खोज का विषय है। अगर आप जैसे संचार साधन होते, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर
तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि उस समय क्या था कि ये जो संचार के साधन टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो उस समय जो है नेहरू जी ने अब बहुत सारे पत्र जो है अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे, जो आज हमारे देश के लिए करोड़ों पत्र हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए मतलब प्रेरणा बने हुए हैं। सहेज कर रख लेते हैं, पर पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। ये वास्तव में सही बात है कि जो कोई पत्र हमें मिलता है, पत्र सदियों सदियों तक उसको संभाल के रखा जा सकता है, लेकिन जो एसएमएस है उसको संभाल के नहीं रख सकते और उसको जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। यहाँ जो है हस्तियों का मतलब है विशिष्ट लोग, और धरोहर का मतलब होता है अमानत। तो यहाँ यादगार या धरोहर जो है उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संकलन का अर्थ है संग्रह करना। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। क्या होता है कि जो पत्र हैं वो देश और उस समय काल, उस समय के बारे में जानने के लिए, समाज के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा पैमाना माना गया है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुए हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। देखिए, इतना बड़ा देश है और महात्मा गांधी को जब पत्र लिखते थे लोग बाहर से, तो सिर्फ लिखते थे महात्मा गांधी इंडिया, और वो महात्मा गांधी जहाँ भी होते थे उनको मिल जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि चिट्ठियां उनके द्वारा बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई है और बहुत सारे लोगों ने उनको चिट्ठियां लिखी हैं। देश और विदेश से उनकी जो चिट्ठियां आती थी। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को जो भी पत्र प्राप्त होता था वे उसका जवाब अवश्य दिया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा करने के लिए दिया गया प्रमाण पत्र या सम्मान पत्र। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो देखिए, पत्रों के आधार पर हम पुरानी अपनी जो विरासत है, धरोहर है, उसके बारे में जानते हैं। उस समय की जो समाज है, संस्कृति है, उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी किताबें भी पत्रों के आधार पर लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद यानी सतर्क थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं।
तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं वो भी बहुत ही प्रेरणादायी हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। लेखा जोखा मैंने होता है हिसाब किताब, मनोदशा का मतलब होता है मन की स्थिति, मन की हालत। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, गुडविल का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि, डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत यानी कि सामर्थ्य बरकरार है, मतलब कायम है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत का मतलब होता है यहाँ ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि पत्र का इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है। इसको पाठ को लिखने वाले हैं अरविंद कुमार सिंह, इसके जो लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज यह जो पाठ है पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। पत्रों की अपनी एक अलग दुनिया है, पत्रों का महत्व बहुत है और हमारे आज़ादी से पहले से ही जो है ये पत्रों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के प्रयास शुरू हो गए थे और उस समय जितने भी पत्र थे वो एक पुस्तक के रूप में भी संजोए जाने लगे हैं। पत्रों की अपनी बहुत ख़ास बात है, ख़ास दुनिया है। तो प्यारे बच्चों, यह एक कला भी है और पत्र लेखन जो है बहुत अच्छा एक टॉपिक है, इसको हमें भी सीखना चाहिए। और जो आज के जो जितने भी हमारे संचार के साधन हैं, हमारे आचार विचारों को जानने के, एक दूसरे के पास भेजने के, उनमें सबसे बढ़िया जो संचार का साधन है वो खत, पत्र या चिट्ठी ही है। चिट्ठी, खत, पत्र एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों, चलिए ये आपको पाठ पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बार पत्राचार किया है, पत्र लिखे हैं और वो पत्र आज भी मेरे पास संभाले हुए हैं। तो इस तरह से चलिए आज हम आगे इसका जो प्रश्नोत्तर है वो करते हैं। तो देखते हैं प्रश्नोत्तर में क्या है। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? वास्तव में सही बात है कि पत्र जैसा संतोष में होता है संतुष्टि, वो जो है एसएमएस या फ़ोन नहीं दे सकता। इसका कारण क्या है, क्या बात हो सकती है, क्यों नहीं दे सकता है? तो चलिए बताते हैं आपको। फ़ोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आता है। क्योंकि हम फ़ोन को सुनते हैं तो कभी चेहरा सामने नहीं आता है। लेकिन जब जैसे मान लो आज भले ही महात्मा गांधी जी को किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन महात्मा गांधी जी के जब कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई पत्र पढ़ते हैं, कोई उनके द्वारा लिखी हुई बात पढ़ते हैं, तो उनकी फ़ोटो हमने देखी है तो वो फ़ोटो हमारे आंखों के सामने जो है झलकने लगती है। उसी प्रकार से जो है ऐसा जो है मोबाइल से और एसएमएस से नहीं होता है। एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है,
दोनों को संदेश का स्वरूप छोटा होता है, दोनों का जो स्वरूप जो है वो छोटा होता है। मोबाइल पे भी बहुत कम बात होती है, पूरा विस्तृत जो ब्यौरा जो है मोबाइल हम नहीं ले सकते, ना ही दे सकते। बात करते समय हम भूल भी जाते हैं भी क्या बात कहना चाह रहे थे। लेकिन एसएमएस में भी बहुत छोटा सा मैसेज लिख सकते हैं, गहराइयों से उसको लिखा नहीं जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। दोनों का संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति होती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे सुरक्षित रूप में रखने और बार बार पढ़ने का सुख प्राप्त होता है। आज मान लो आपके पास पत्र आया है, उस पत्र को आज आप ढंग से नहीं पढ़ पाए, या मान लो आज आपने पढ़ा लेकिन बाद में मन किया कि वही पत्र पढ़ें, उनके विचारों को पुनः पढ़ें, तो आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टेलीफोन पे बात हो गई या फिर एसएमएस था, वो तो यहाँ से निकल गया हमारे हाथ से, वो तो डिलीट हो गया है, तो वो ऐसा सुख उससे प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार पूर्वक लिखी जाती है, बल्कि एसएमएस और टेलीफोन पे विस्तार से बातें नहीं होती है। तो इसका उत्तर यही होगा, फ़ोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है, दोनों संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति होती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे सुरक्षित रूप में रखने का बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। और इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार पूर्वक लिखी होती है। इसको लिखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों में से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। मैंने आपको पाठ को पढ़ते समय बताया था कि हमें ये ध्यान रखना है कौन सी भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, चिट्ठी को क्या कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक जैसे ही हैं। तो पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं, और संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं? उत्तरम कहते हैं, जाबू, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख भी कहते हैं, तथा तमिल में कड़िद तथा हिंदी में पाती या चिट्ठी कहते हैं। तो इसका जवाब आपने याद कर लिया होगा, आपको याद हो गया होगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आपका प्रश्न संख्या 3। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो पत्र लेखन के लिए क्या क्या प्रयास हुए, हमने पाठ में पढ़ा है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला माना जाने लगा। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। ये पहला प्रयास हुआ। क्या? स्कूली जो पाठ्यक्रम थे उनमें पत्र लेखन का विषय शामिल कर लिया, इसको एक विषय बना दिया। जैसे आपके हिंदी, अंग्रेजी ये विषय होते हैं ना, इस तरह का पत्र लेखन का भी एक विषय बना दिया गया है। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं प्रारंभ की। यहाँ देखिए, ध्यान देने योग्य ये बात है, विश्व डाक संघ यानी कि पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के जो है डाक संघ ने ये प्रतियोगिता शुरू की। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं शुरू की। अब चौथा प्रश्न आपका, पत्र द्रोह हो सकते हैं। पत्र द्रोह हो सकते हैं, एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो देखिए, पत्रों से जो सूचनाएं मिलती हैं उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति रख सकता है, यानी कि उनको संभाल के रख सकता है। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं। विरासत मतलब धरोहर, जो पुरखों की, पुराने लोगों की जो होती है चीज़ें, उनको विरासत कहते हैं। इन पत्रों में हर तरह का विवरण स्पष्ट होता है। इसकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार तथा स्थायित्व नहीं होता है। अतः पत्र निसंदेह धरोहर होते हैं, जबकि एसएमएस नहीं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। चिट्ठियों की अपनी महत्ता है, उनका अपना महत्व है। विज्ञान के कारण बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों पर चल रहा है। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना
उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेरणता होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, जबकि मोबाइल या टेलीफोन द्वारा प्राप्त मौखिक संदेश को नहीं रखा जा सकता। अतः ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। पत्र का अपना एक महत्व है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने इस पाठ में पढ़ाया, आपने पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि वास्तव में जैसे मान लीजिए आजकल क्या है कि व्हाट्सएप चल रहा है, जैसे और भी इसमें कई ऐसे ऐप्स हैं जो चल रहे हैं। उनमें क्या होता है कि हम जो पहले पत्र लिखते थे ना, बहुत ही सोच विचार करके और समय निकाल करके, समय लगा करके अपने भावों को लिखा जाता था। और जब समय लग करके वो पत्र किसी के पास पहुंचता था तो आगे जो है उस पर जो प्रतिक्रिया होती थी वो भी बड़े समय लगा करके आराम से उसका जवाब दिया जाता था। आजकल लड़ाई झगड़ों के कारण भी यही है कि आज व्हाट्सएप और मोबाइल एसएमएस जो हैं वो छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ पड़ते हैं। कारण कि इसमें कोई भावनाएं नहीं होती, इसमें समय नहीं लगाते। हम क्या भावावेश में जो है तुरंत अपना कोई संदेश भेज देते हैं। आगे समझने वाला भी उसको कई बार सही तरीके से नहीं समझ पाता है, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, तो वो भी उसका गलत अर्थ भी निकाल लेता है। इस कारण से आज समाज में ये जो नए संचार के साधन हैं, इन्होंने एक तरह से विघटन पैदा कर दिया है और समाज को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए ये माना जाता है कि पत्राचार जो है वो एक अपना महत्वपूर्ण, आज भी महत्वपूर्ण है, अपना महत्व रखता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ पसंद आया होगा और यहाँ बराबर में आपने इस पाठ्य पुस्तक के उसको पढ़ा होगा और इन प्रश्नोत्तरों को करिएगा और जो अन्य प्रश्नोत्तर है उनको भी करिएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी क्या है कि आपके इसी पाठ्य पुस्तक में चिट्ठियों पर एक कविता का रूप दिया गया है। अपने विचारों को लिखने का प्रयास किया है रामदर्श मिश्र ने। तो उनके विचार क्या हैं देखिए। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती है। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं? वास्तव में यह जो है लेखक ने, रामदर्श मिश्र ने यहाँ कटाक्ष किया है हमारे पर कि हम जैसे घर में परिवार में साथ रहते हैं, मोबाइल ने हमारे को बिल्कुल इसी चिट्ठियों की तरह कर दिया है। जैसे चिट्ठियाँ जो है एक लेटर बॉक्स में होती हैं, कई चिट्ठियाँ जो दुख भरी होती हैं, कई चिट्ठियाँ जो है सुख भरी होती हैं, आनंददायी होती हैं, खुशियों भरी होती हैं, लेकिन वो एक लेटर बॉक्स में पड़ी होती हैं, इकट्ठी होती हैं। लेकिन जो चिट्ठियाँ आपस में बातचीत नहीं कर सकती, हंस खेल नहीं सकती, अपने विचारों को नहीं दे सकती और इंतज़ार क्या करती है कि अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने का इंतज़ार करती है। वैसे ही आज समाज में हो गया है कि मोबाइल ने ऐसा ही माहौल पैदा कर दिया है। आज किसी भी घर में देख लो, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। किसी भी जगह देख लो, दुकानों पे देख लो, मॉल में देख लो, यहाँ तक कि सड़कों पे चलते हुए, वाहनों को चलाते हुए भी हम जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं। कोई किसी से विचार विमर्श नहीं करता है, कोई किसी से हंसता खेलता नहीं है, बोलता नहीं है, पूरे दिन इसी मोबाइल में लगे रहते हैं। यानी कि इन चिट्ठियों की तरह ही हम हो गए हैं और इसी कारण से जो है हमारा जो परिवार और समाज टूटता चला जा रहा है। तो ये जो कटाक्ष किया है ये बहुत ही ज़बरदस्त कटाक्ष है। इससे हमें समझना चाहिए, संभलना चाहिए, हमें समय देना चाहिए परिवार को और परिवार के अंदर हमें बातचीत अवश्य करनी चाहिए। पहले क्या होता था कि सभी जो है शाम को या सुबह जब भी समय मिलता था या खाना खाते थे, उस समय सभी बैठ करके बातचीत किया करते थे, अपने दुख सुख बताया करते थे, अपने दिन भर की बातें शेयर किया करते थे। लेकिन आज नहीं होता है क्योंकि सभी जब भी मिलते हैं मोबाइल में अटके रहते हैं, एक दूसरे की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको पुनः पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ के कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ। अनंत मैंने जिसका कोई अंत न हो, कि इसमें जो है अनंत बहुत सारे दुख और सुख भरे होते हैं और ये अनंत चिट्ठियाँ यानी कि बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। चिट्ठियाँ कभी एक दूसरे से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले
अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। कि चिट्ठियाँ जो है अपने अलग अलग उनका मंजिल होती है तो अलग अलग अकेले अकेले जाएगी। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना, क्या हम भी हैं लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं। तो वास्तव में इस पे विचार करिएगा कि कहीं हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ तो नहीं हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो एक कविता का जो रूप दिया है रामदर्श मिश्र ने, इसको वास्तव में इसका टैक्स को समझने की ज़रूरत है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद।